कि जब भी वफादारियां तब्दील होती हैं किसी भी सरकार में तो उसकी शुरुआत जैकबाज से होती है। क्या जैकबाज के पानी में मसला है? एक वो मजबूरी भी होती है, और दूसरा ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो जैकाबाद का, बिल्कुल आप सही कहते हैं, पहले काफ़ी जो है ना वो ट्रैक रिकॉर्ड उसका इतना अच्छा नहीं रहा है। अब्दुल्ला शाह और मुराद शाह कैसे कंपेयर करेंगे, किसको अच्छा कहेंगे? देखें, वो ज़माना और था मुगरी साहब, अब ज़माना और है। एक लम्हे ख्याल नहीं आया जो जितना खर्चा किया वो एक वन गो में निकालूं? कभी भी ख्याल नहीं है, खुदा जानता है, अल्लाह अच्छा, इसका गवाह है। आप मीर हज़ार खान बिजारनी साहब के बारे में क्या बता सकते हैं कि आपने कैसे देखा? मीर हज़ार खान बिजारनी बहुत ही अजीम इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने एक मज़ामती, आप यूँ समझें, उन्होंने पॉलिटिक्स की पूरी, उन्होंने मुझे पूरी अपनी हिस्ट्री बताई, क्योंकि बहुत करीबी उनसे ताल्लुक़ था। कि 1987 में उन्होंने पीपल्स पार्टी सूबाई सदरत से क्यों इस्तीफा दिया था? पूछा था आपने? बिल्कुल, मैंने पूछा था। मीर हज़ार खान बिजारनी अगर 1987 में सदारत से इस्तीफ़ा नहीं देते तो चीफ़ मिनिस्टर बन जाते, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते। ये तो अल्लाह के फ़ैसले। आप ही के हल्के में एक अफसर हुए रिटायर, उनके एक बेटे ठेकेदार हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं थे, 15-20 साल पहले कुछ भी नहीं थे, वो अरबपति बन गए। ये बात सही है? नहीं, मैं अब मुझे पता नहीं अरबपति बने, लेकिन ये है कि वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, चल रहा है। बाकी ये इस पे मैं कोई वो अभी सियासत के लिए तैयार हो रहे हैं, शायद आप वाली सीट पे जो नेक्स्ट इलेक्शन में आपसे मुकाबला भी करें। इतना पैसा आ गया है उनके पास? देखें मुगैर साहब, बात यह है कि एक तो मैं डेमोक्रेटिक हूँ, एक सबका फंडामेंटल राइट है, उसमें किसी को मैं मना नहीं कर सकता हूँ। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट, अरबों रुपए। उसकी हालत ये थी कि 100 गाड़ियाँ कचरे उठाने की खरीदी गई और उनके ड्राइवर नहीं थे। गाड़ियाँ खड़े खड़े ख़राब हो गई। बिल्कुल। ये मिस प्लानिंग का जिम्मेवार कौन है? ये यूएस एड वालों ने गाड़ियाँ दी थी, और ये सिंध गवर्नमेंट को दी थी, और उसमें मुझे याद है कि अब्बास खान जखरानी हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ ड्राइवर वगैरह भी उठाए थे। हमने कहा कि भाई अगर जैकाबाद में इतनी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं तो फिर गड़ी करो और टुल को भी कुछ दे दें। ये भी म्यूनसिपल कमेटीज़, टाउन कमेटीज़ हैं, तो कुछ उनको भी दी। लेकिन ये है कि वो यही था कि वो बता ये रहे थे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम इन ड्राइवर रखें, ड्राइवर हमारे पास है नहीं, इस वजह से वो मीर हसन भी इलेक्शन लड़ रहे थे, बिल्कुल नसरुल्लाह बिजारनी भी, आप भी, मैं भी, और जमीयत उलमा इस्लाम भी लड़ रहे थे। लेकिन तीन मजबूत थे। तीनों चारों तीन, मैं तो, मुझे तो कोई काउंट ही नहीं कर रहा था ना। अच्छा, मैं तो, मुझे चौथे नंबर पे रखा हुआ था सबने। वो जहाँ पर जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो रही थी तो हिसाब कर रहे थे कि डॉक्टर सोराब चौथे नंबर पे आएगा। जब रिज़ल्ट आए 93 के रिज़ल्ट आए तो सबसे ज़्यादा मैंने वोट उठाए, दूसरे नंबर पे मीर हसन खान खोसो ने उठाए, तीसरे नंबर पे जमीयत के पीपल्स पार्टी वाला चौथे नंबर पे आया। चौथे नंबर पे पीपल्स पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज जो मेरे पास गेस्ट हैं वो पार्लियामेंटेरियन हैं, पुराने पार्लियामेंटर हैं, फोर्थ जनरेशन है, चौथी जनरेशन है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन रहे हैं। जैकबाबाद से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, भलीकार एंड वेलकम। बड़ी मेहरबानी आपकी। साईं, आप तो डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, डॉक्टर से फिर सियासतदान कैसे बन गए? ये मेडिकल के साथ आपने बेवफाई नहीं की? नहीं, मैंने बिल्कुल बेवफाई नहीं की। बात यह है कि वो किसी ने किसी को, आपने सुना होगा कि मुझे धक्का किसने दिया। बेसिकली मैंने 1993 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का रिटन एग्ज़ाम पास किया था, लेकिन वो अभी मैं ज़्यादा यहाँ पर क्या खुल के बताऊँ, किन वजूहात की बिना पर मुझे वाइवा में फ़ेल कर दिया गया। फिर मैं सियासत में आ गया। वालिद साहब का 92 में इंतकाल हो गया था। उसके बाद किसी न किसी को पॉलिटिक्स में आना था। हम 8 भाई थे, और आपको पता है कि हमारा पुराना सियासी बैकग्राउंड है, दादाओं परदादाओं से लेकर। तो फिर किसी न किसी को आना था। मुझे फिर ये 93 में मैं फिर एज ए इंडिपेंडेंट कोशिश की पीपल्स पार्टी के टिकट पे। बदकिस्मती से मुझे नहीं मिल सका। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से उस ज़माने में बड़ी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, तो काफ़ी उस ज़माने में उनसे मीटिंग्स भी हुई, गपशप भी हुई, और उनको मैंने रिक्वेस्ट भी की। अभी तक वो सारे जो उनसे मेरी मुलाकातें हुई, बातें हुई, वो मुझे सारी याद हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी सियासत की शुरुआत पीएसएफ से की थी 85-86 में। फिर मेरी जब एडमिशन हो गई यहाँ पर डॉ मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ पर फिर मैंने पीएसएफ ज्वाइन की,
और यहाँ पर डॉ मेडिकल कॉलेज में पहला यूनिट हमने खोला एज मैं ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर था पीएसएफ का। फिर मैं उसका प्रेसिडेंट भी रहा डॉ मेडिकल कॉलेज का, पीएसएफ का। फिर पीपल्स डॉक्टर फोरम का मैं प्रेसिडेंट भी रहा, डॉ मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल का, जब मैं एमबीबीएस की और मैं 1 साल वहाँ पर हाउस जॉब कर रहा था। तो फिर मैं जब वालिद साहब मेरे 90 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था उन्होंने, फिर उनके बाद एक हमारा एक पुराना ख़ानदानी एक सिलसिला है, आपको भी पता है। हम देख रहे हैं कि आपके जो दादा थे, जी जी, ग्रैंडफादर, वो पाकिस्तान से पहले जो असेंबली थी 1936 वाली, जी जी, जिसने पाकिस्तान बनने के लिए 1943 में करारदाद पेश की थी, उसका हिस्सा थे। बिल्कुल आप ही का नाम था, मेरा ही नाम। डॉक्टर, उसका नाम सोराब खान सर की जी जी, थी, सोराब ठीक है। का नाम उनका। वो असेंबली के मेंबर थे। उसके बाद 1952 से 1956 में आपके नाना तो मोहम्मद बशखान, मोहम्मद बशखान सर जी, की साहब वो थे। फिर 1970-71 की जो असेंबली है, जी। उसमें आपके वालिद मेंबर वालिद हैं। साहब ने मेरे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था अच्छा, उस ज़माने में भी, लेकिन वो उन्होंने लूज़ किया था। लूज़ किया था। उसके बाद 85 में वो फिर मुंतखब हो जाते मुंतखब हुए। हैं। फिर 93 से आप अभी तक जो है 2024 तक हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अनबीटेबल है। अनबीटेबल, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बावजूद आप लोगों को तरजीह क्यों नहीं है? असल में बात आप भी समझ रहे हैं। मैं तो जब मैंने आपको बताया पहले थोड़ी अपनी हिस्ट्री में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैं रहा हूँ। एक ऐसा मौका आया जब, आपको भी पता है, आप भी सीनियर हैं, तो 2002 में बेवफाई किया आपने? हाँ, मैं नहीं, 2 में नहीं किया। 2 में मैं प्रेसिडेंट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले जैकाबाद का, तो हमने सारी तकरीबन सीटें वहाँ पर जीती। अब 2 ज़िले हैं वहाँ पर। तो उसके बाद 2002 में बेशतर जो वहाँ से पीपल्स पार्टी से भी लोग जीते थे, वो पीपल्स पार्टी छोड़ के उन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली थी। एक मैं अकेला था जो 2002 से मैंने 2 साल तक जो है वो ने पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी। इस दरमियान आपको पता है कि मेरे भाई के ऊपर मर्डर का केस था, सरदार जुल्फ़िकार खान के ऊपर, और भी 1 2 3 उस पर केस बनाए गए। इत्तेफाक से मैं उस दिन उस रात में यहाँ पर कराची में था, नहीं तो वो मेरे ऊपर ही केस बनाने के चक्कर में थे, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं था। बहरहाल जब वो ये पूरी सूरत हाल ऐसी बनी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ में वक्फ़तन दुबई जाता रहता था, राब्ते में रहता था, उनको सारी सूरत हाल से आगाह करता रहता। मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। एक तो आपको पता है प्रेशर्स होते हैं, दूसरा जो है वो घर का बड़ा प्रेशर था, क्योंकि वो सरदार जुल्फ़िकार खान सर की कोई बचने की गुंजाइश नहीं थी। उसको मेन अक्यूज़ दिखाया गया था। वो जब कोई एक थाने पे हमला हुआ था, तो उसका मेन जो है पहला फायर उसका दिखाया गया था। तो वो एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपने जब 2002 की अली मोहम्मद मेहर साहब की सरकार में, और उसके बाद मैं 2004 में गया, 2 में नहीं 2004 गया। में हाँ, अरबाब रहीम साहब के साथ आपने ज्वाइन किया मजबूरी में, जब इतने केसेस बने आपके बिल्कुल भाई मेरे को। भाई के ऊपर केसेस बने। मेरे ऊपर अगर केसेस खुद पे बनते तो शायद मैं फांसी पे चढ़ता जाता, पार्टी नहीं छोड़ता। बहरहाल वो ऐसे हालात पैदा हुए। फिर ने 2004 में मैंने जब 1 जनवरी को मैंने मुशर्रफ को वोट दिया, तो उसके बाद फिर मैं 3-4 महीने तक मैं तो काफ़ी मतलब डिप्रेशन में था, काफ़ी तकलीफ़ में था। फिर दोस्तों ने कहा कि अभी आप थोड़ा सियासत में, फिर मैं अनएक्टिव हो गया था बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें लगा पड़ा था जो भाई के ऊपर या दूसरे इश्यूज़ थे उनको रिज़ॉल्व करने में, केस में, होम डिपार्टमेंट के चक्कर, और उस इसी असना उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई अली मोहम्मद खान मार की, जो 2-3 महीने की थी। फिर अरबाब ग़ुलाम रहीम चीफ मिनिस्टर बने। उस ज़माने में फिर मैं मुझे मौका दिया गया, इंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर बने। मुझे कहा यह गया था कि आपको एजुकेशन की वजारत दे रहे हैं, आप हलफ उठाने जाएं। लेकिन मैं वहाँ पर गया, गवर्नर साहब थे शरतुल्लाबाद, उन्होंने भी मुझे बुला के, क्योंकि मैं भी डॉ मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट था, वो भी मैं डॉ मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट थे। उन्होंने पहले ही, मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मुबारक हो, आप को एजुकेशन मिल रही है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बोला मुझे भी यही कहा गया है, हलफ उठाने के लिए। तो फिर वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि इनको मैं एजुकेशन नहीं दूंगा।
और हलफ उठाने से पहले? हलफ उठाने से पहले। फिर मुझे अशरत बाद साहब ने कहा कि आप पॉपुलेशन ले लें। मैंने कहा कि मैं तो नहीं, तो हलफ ही नहीं उठाता हूँ। अभी आया भी पूरी उधर गवर्नर, लेट हो गया। फिर उन्होंने इस्लामाबाद से मालूम किया। फिर वो मेरे ख्याल में उस ज़माने में जो थे सदर साहब, उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो कह रहे हैं कि इनको हलफ ही नहीं उठवाएं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। खैर उन्होंने कहा, फिर मुझे कहा कि भाई आप फ़िलहाल हलफ तो उठा लें। तो हलफ मैंने उठाया तो फिर उन्होंने मुझे बैनुल सूबाई राब्ता दिया, जो कि मेरे लिए मेरे ख्याल में ये एक सरप्राइज़ था। और मैं शायद अगर मुझे पता होता कि ये मुझे देंगे बैनुल सूबाई राब्ता तो मैं हलफ ही नहीं उठाता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अली मोहम्मद महर साहब को भी देखा, आपने फिर अरबाब रहीम साहब को भी देखा, दोनों में अच्छी चीफ मिनिस्टर कौन है? सबका अपना काम करने का स्टाइल, वो एक उनसे ज़ाती एक ताल्लुक़ था। उनके साथ तो मौका नहीं मिला मेरे ख्याल में। 2-3 महीने जब मैंने इनको मतलब ज्वाइन किया या मैं इधर आया तो 2-3 महीने वो रहे। फिर अरबाब ग़ुलाम रहीम का मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके दोस्त थे मीर हसन खान खोसो, उनको मैंने हराया था। वो SDA के सरबराह थे शायद, कोई उनको या जनरल सेक्रेटरी से बड़ी पोस्ट थी। तो उनकी उनसे दोस्ती थी, वो मुझे वो पसंद नहीं करते थे और ये भी समझते थे कि ये कोई महर साहबों के जो हैं करीब हैं, उनके करीबी खास हैं। तो वो, और दूसरा एक हमारे अपने ही सरकी थे, उनके साथ आपने नाम सुना होगा, ग़ुलाम सरवर सरकी, वो एडिशनल सेक्रेटरी, फिर वो उनके स्पेशल असिस्टेंट वगैरह पता नहीं क्या वो रहे। तो उन्होंने भी उसको मतलब अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब को काफ़ी मिसगाइड किया मेरे लिए, आपसे दूर कर दिया। हाँ दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इतना ख़तरनाक आदमी है, भाइयों में इसका 7वां नंबर है, ये देखो MP बन गया, अभी आप इसको मिनिस्टर अच्छी देंगे तो ये चीफ़ मिनिस्टर बन जाएगा। तो आपको पता है कि जो चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी पे जो बैठा होता है ना, उसको अगर कोई ये कहे कोई मिनिस्टर जो है वो चीफ़ मिनिस्टर बनेगा या कोशिश करेगा या बन सकता है, तो वो फिर आप भी सोच सकते हैं कि वो उसकी फिर क्या पोजीशन होती है। पावर कॉरिडोर्स की बातें आपको भी पता है। हमने तो बचपन में जब मेरे वालिद साहब 85 में थे तो मुझे उंगली से पकड़ के वो लेकर जाते थे, उस ज़माने से हमने देखा। फिर अल्लाह ने मौका दिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ एज ए स्टूडेंट मैंने उनके साथ मीटिंग्स की काम किया। फिर उसके बाद फिर एज आ पार्लियामेंट्रियन उनके साथ मैंने काम किया। मैं ज़िले जैकाबाद का जनरल सेक्रेटरी बना, फिर प्रेसिडेंट बना ज़िले जैकाबाद का भी, जो 2 ज़िले हैं। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ बड़े मतलब करीबी तरीके से उनके साथ काम किया। हमने ये देखा ज़रूर है कि जब भी वफादारियाँ तब्दील होती हैं किसी भी सरकार में तो उसकी शुरुआत जैकाबाद से होती है। क्या जैकाबाद के पानी में मसला है? जब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उस ज़माने में था, सब छोड़ के चले गए, तो मैंने एक हैदराबाद में, मैं अब भी कहता हूँ, हैदराबाद मैंने तकरीर की थी। मैंने बोला यार ये क्यों छोड़ के गए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए था। काफ़ी बड़ा जलसा था। बस वो एक वो मजबूरी भी होती है, और दूसरा ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो जैकाबाद का, बिल्कुल आप सही कहते हैं, पहले काफ़ी जो है ना वो ट्रैक रिकॉर्ड उसका इतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन यह है कि आपको पता है कि मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। मैं जब से सियासत में आया हूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था, और जब मैंने हलफ उठाया तो अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब जब बाहर निकले हम, तो सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि ये कौन सी पार्टी के हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि उसको भी पता नहीं था मैं कौन सी पार्टी में हूँ। तो मुझे कहा कि आप कौन सी पार्टी में? मैंने बोला भाई मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं पेट्रियाट में भी नहीं गया, ये आपको बताऊँ। पेट्रियाट में नहीं गया? नहीं, कभी भी नहीं गया। मैं मुस्लिम लीग काफ में भी कभी भी नहीं गया। एक दिन के एक मीटिंग मुझे आप साबित कर दें, उसमें भी नहीं गया। तो मुझे कहने लगे अरबाब साहब कौन सी पार्टी में? मैंने बोला भाई पार्टी तो मुझे खुद पता नहीं है अब किस पार्टी, पता नहीं है मुझे किस पार्टी में हूँ। पार्टी भाई कोई नहीं है, मैं ना मुस्लिम लीग में हूँ ना पेट्रियाट में हूँ। बहरहाल अल्लाह की मेहरबानी से मैं मिनिस्टर बन गया हूँ। तो फिर उन्होंने उधर वहाँ पर उनसे पूछा सहाफ़ियों ने कि भाई इसमें मतलब क्या ख़ासियत है, आपके अपने हैं लोग जो मतलब कॉम्पिटेंट हैं, जो मुस्लिम अपना SDA से या मुस्लिम लीग काफ से जीत के आए, तो इनको आपने क्यों वज़ीर बनाया? तो उन्होंने एक ऐसी बात कही, अब मुझे यहाँ पर कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, आपके बता दें सुनने वालों की ऑन द रिकॉर्ड उसने की। उसने ये कहा कि सिंधी में कहा सब जे कॾहिं मोतबर थींदा त गॾ होकर हकली दो।
मतलब सब अगर वजीर बनेंगे तो मतलब जी, तो समझ गया। हाँ, आप समझ गए। तो उसमें फिर मैं मिनिस्टर बना। फिर एक ऐसा मौका आया, जनरल मुशर्रफ साहब वहाँ पर आए सीएम हाउस, तो हम गए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। जुमे नमाज थी, तो हम जुमे नमाज साथ पढ़ के वो बाहर निकले, मस्जिद जो सीएम हाउस वाली है। तो वहाँ पर उनको ये कहा कि अरबाब साहब ने कि डॉक्टर सोहराब को कहें कि मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करें। तो मैं इनको अच्छी वजारत दूंगा और इनको आगे करेंगे। मैंने कहा कि नहीं सही, मैं जो है वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल नहीं होऊंगा। जुमे का दिन था, इशरतुल अब्बास सारे कैबिनेट के सीएम वजीर। हाउस में आपने इनकार किया कि मैंने मुस्लिम काफ में शामिल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होऊंगा। तो उसने कहा कि इसको हम अच्छी वजारत देंगे। तो मुशर्रफ ने कहा ओके, कोई मसला नहीं है। इन्होंने जो है ना मेरी हिमायत की, मेरा वोट दिया है, आप डॉक्टर सोहराब को छोड़ दें। उन्होंने भी रजिस्ट नहीं किया। तो मैं आपको बताऊं ना, मैं 93 में इंडिपेंडेंट मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि अभी मुझे आप टिकट दें। तो मोहतरमा ने कहा कि मैं देखता हूँ। 2 शार्ट लिस्ट हुए, मैं और नसरुल्लाह खान बिजरानी साहब। उस ज़माने में मीर हसन खान खोसो वहाँ से 2 मरतबा पहले इलेक्ट होकर आए थे, 88 में और 90 में। 90 में फिर वो आपको पता है कि जाम सादिक के साथ मिल गया था, छोड़ के चले गए थे। तो एक मेरा वहाँ पर राइट बनता था, लेकिन यह है कि मोहतरमा के साथ काफ़ी रिक्वेस्ट की दोस्तों ने। फिर मुझे बुलाया, मुझे कहा यू आर वेरी टू यंग, तो मैं आपको स्पेशल असिस्टेंट बनाऊंगी। मैंने कहा कि मोहतरमा अगर आप मुझे मौका देंगी इस मरतबा तो मैं आगे फिर सियासत कर सकूँगा, नहीं तो भाई मेरे बड़े ऑलरेडी 2 सियासत में हैं, फिर मुझे तो मौका नहीं मिलेगा। और मुझे इसलिए मौका मिल रहा है कि मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, और पीपल्स पार्टी का मुझे टिकट मिलेगा तो वो मेरी हिमायत करेंगे। लेकिन यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से जब आखिरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मोहतरमा मुझे जो है ना बड़ा अफसोस हो रहा है, और मुझे पता नहीं है, मैं तो अब सियासत नहीं कर सकूँगा। लेकिन ये आपको बता के जा रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिला, भाइयों ने छोड़ा, अगर आज़ाद मुझे लड़ने दिया तो इंशाल्लाह ताला मैं जीत के आऊँगा और होऊंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। अगर 17 सीटें होंगी तो 18वीं सीट मेरी आपके साथ होगी। ये मैं आपके साथ कमिटमेंट करके जा रहा हूँ। अगर मैं आज़ाद, मुझे अगर कोई भाइयों ने छोड़ा तो मैं गया उधर। तो भाइयों ने बोला मुझे कि यार बैठ के मीटिंग की, यार अभी हालात जो हैं वालिद साहब के बाद ज़रा सही नहीं है, अभी पता ही नहीं है हम पहली मरतबा कैसे उतरे इलेक्शन में। मैंने कहा कि आप कोई खड़ा हो, हमारे ख़ानदान का एक सिलसिला है, हमारे दादा परदादा हैं, कोई खड़ा हो, हम सब उसकी हिमायत करते हैं, आप में से कोई इलेक्शन लड़े, छोड़े नहीं इलेक्शन। तो मतलब कोई तैयार नहीं था। तो मैंने उनको ऑफ़र की, मैंने बोला भाई मैं लड़ता हूँ। तो बोला तुम लड़ोगे तो या क्या नसीब। या नसीब। बोला क्या? मैंने बोला आप मुझे मौका दें, अल्लाह बेहतर करेगा, और आप ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला जीत के आएंगे। तो फिर वो इस बात पे मुत्तफ़िक हुए। हमने कहा कि फिर हमें कोई मतलब, आप पीपल्स पार्टी ने तो पहले ही मतलब टिकट नहीं मिला। टिकट किसको दिया गया 93 में? नसरुल्लाह खान बिजरानी साहब को नसरुल्लाह दिया खान गया। बिजरानी। ठीक है सर। फिर उधर ये हुआ कि जो दूसरा पैनल था इलाही बसुमरों का, तो मेरे बड़े भाई, उनका थोड़ा उनसे अच्छा ताल्लुक़ था, वो उनके पास गए, बोला हमें अपने पैनल में उठा लें। उस PS उस ज़माने में 12 था। तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो आपको पैनल में नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो ऑलरेडी खोसो पैनल आप जाकर मीर हसन भी इलेक्शन लड़ रहे थे, बिल्कुल सर, नसरुल्लाह बिजरनी भी, आप भी, मैं भी, और जमीयत उलमा इस्लाम भी लड़ रहे थे। लेकिन 3 मजबूत थे। तीनों चारों मजबूत। मैं तो, मुझे तो कोई काउंट ही नहीं कर रहा था ना। अच्छा। मैं तो, मुझे चौथे नंबर पे रखा हुआ था सबने। वो जहाँ पर जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो रही थी तो हिसाब कर रहे थे कि डॉक्टर सोहराब चौथे नंबर पे आएगा। जब रिज़ल्ट आए 93 के रिज़ल्ट आए तो सबसे ज़्यादा मैंने वोट उठाए, दूसरे नंबर पे मीर हसन खान खोसो ने उठाए, तीसरे नंबर पे जमीयत के पीपल्स पार्टी वाला चौथे नंबर पे आया। चौथे नंबर पे पीपल्स पार्टी नसरुल्लाह खान बिजरानी चौथे नंबर पे आया। जब मैं फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के पास गया, और मैं आपको बताऊं कि जैसे ही रिज़ल्ट आए मैं जीता। मुझे पता ही नहीं था कि अभी पूरे सिंध में, पाकिस्तान में क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो हमारी वहाँ पर हेडक्वार्टर है ठुल,
वहाँ पर जो हमारी इलेक्शन ऑफिस थी मेन, वहाँ पर मैंने तकरीर करते हुए उसी टाइम मैंने ऐलान कर दिया कि मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ वायदा किया है, अब मैं जीता हूँ, चाहे उनकी 17 सीटें होंगी तो 18 वहाँ मैं हुकूमत में नहीं जाऊँगा पीपल्स पार्टी के साथ, चाहे अपोजिशन में बैठे या गवर्नमेंट में बैठे, बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैं पॉलिटिक्स करूँगा। तो ये मैं इस तरह मेरा सियासत में एंट्री हो गई एंट्री हुई। फिर 97 के जो इलेक्शन हुए, मेरा सर रुक जाए, सवाल अभी अधूरा है। अच्छा, कि आपने अरबाब रहीम साहब को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कैसे देखा? एडमिनिस्ट्रेटर तो आप आपने भी देखा कि वो लोग उसकी तारीफ करते हैं कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिवली चीफ मिनिस्टर वो अच्छे थे। उन्होंने मतलब उस ज़माने में काफ़ी उनकी गिरफ्त थी ब्यूरोक्रेसी पे, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी ये है कि अब्दुल्ला शाह के साथ फिर आपको पता है कि एज ए मेंबर उनका मुकाबला नहीं है, वो ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिवली थे। और अभी चीफ मिनिस्टर हमारे हैं, ये भी अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं। अब्दुल्ला शाह और मुराद शाह कैसे कंपेयर करेंगे, किसको अच्छा कहेंगे? देखें, वो ज़माना और था मुगरी साहब, अब ज़माना और है। वो उस ज़माने में अब्दुल्ला शाह को अगर कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में, मैं तो ये जाम सादिक को मैंने नहीं देखा, आई वॉज अंडर एज, मैं सियासत में नहीं था। मैं 93 में मेरी कुछ 1-2 महीने थी, जब मैं 93 में 25 साल का हुआ तो कॉन्टेस्ट करने की पोजीशन में हुआ। जाम सादिक का हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बाकी बाहर से तो हम जाम सादिक को भी देख रहे थे। उस ज़माने में हम पढ़ते थे, डॉ मेडिकल कॉलेज में वो हालात देख रहे थे। और गौस अली शाह को भी हमने देखा, उनको तो क्लोजली देखा, वालिद साहब के साथ में जाता रहता था। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि अब्दुल्ला शाह साहब के साथ आपने काम किया बतौर MP है, अभी यहाँ भी काम कर रहे हैं उसी के बेटे मुराद अली शाह साहब के। लेकिन क्या अब्दुल्ला शाह साहब की खुशकिस्मती थी कि बेनज़ीर साहिबा थे प्राइम मिनिस्टर और उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट लेवल उसका ज़्यादा था, तो वो खुल के काम कर रहा था? क्या इसके साथ भी ये मसला है? मेरे ख्याल में मैं ज़ाती तौर पे अपना अगर तजर्बा बताऊँ ना, अब्दुल्ला शाह मेरी इसलिए बहुत इज़्ज़त करता था। आई वाज वेरी यंग, मैं बहुत यंग था, और सेनेट के मामले में कुछ ऐसी बातें हुई, किसी ने उनको कहा कि डॉक्टर सोहराब शायद आज़ाद जीत के आया, शायद वोट नहीं करे। तो मैं देख रहा था जो मतलब जिस तरह सलीम खोखर और दूसरे MP उस ज़माने में उनसे और एक जैकब हुआ करते थे, जावेद माइकल, और उनसे जिस तरह की वो हो रही थी। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बता रहा हूँ। तो फिर उस ज़माने में वो सेनेट के इलेक्शन थे, तो वो उस ज़माने में सब एक्टिव थे 93 में। तो मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया, तो अब्दुल्ला शाह ने मुझे बोला यार तुम्हें क्या चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ तुम बताओ यार, कोई चीज़ चाहिए। तो एक तो इंडिपेंडेंट जीता हुआ था, वो समझ रहा था कि ये इसके जहन में वो शायद ये इंडिपेंडेंट है, शायद ये पार्टी के वो जो हैं असूल उनको नहीं। मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए। मैं देख रहा था कि मुझे क्या अपनी आंखों से क्या ऑफ़र हो रही थी, लोगों को क्या ले रहे थे, मतलब मैं सारा वो देख रहा था। एक लम्हे ख्याल नहीं आया जो जितना खर्चा किया वो एक वन गो में निकालूं? कभी भी ख्याल नहीं है, खुदा जानता है, अल्लाह इसका गवाह है। लेकिन उस टाइम में भी खरीद फरोख्त उस टाइम में भी तो हुआ ना, बड़े पैमाने पे। मैं बताऊं उस टाइम का रेट क्या था एक सेनेटर के लिए? सर मैं आपको बताऊं, उस ज़माने में मेरे ख्याल में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था लाखानी साहब, मुझे याद है लाखानी साहब। हम यहाँ पर डॉ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ पर डॉक्टर ज़िया शाह, डॉक्टर ज़फ़र मेरा बड़ा भाई था, वो उनके साथ पढ़ता था। हमारी दोस्ती मतलब उनके साथ थी, क्योंकि कॉलेज में पढ़ते थे। तो हमारा उस ज़माने में मतलब सियासत से हट के एकदम MP बन गया, ज़ाती ताल्लुक़ था। हम जाते रहते थे ये जो है उनका हैदर मंजिल। तो उस ज़माने में 1 मरतबा 2 मरतबा कोई खाने वाने पे हम गए, तो और मतलब एक तरह से मैं ये समझा, उनको शक हो गया कि यार ये जा रहे हैं, उनके लिए वो थोड़ी वहाँ पर से कोई कैंपेन वगैरह चला रहे थे लाखानी साहब के लिए, कुछ दोस्त मतलब कि कहीं किसी तरीके से। लाखानी साहब किसके उम्मीदवार थे? मुस्लिम नून के पीर साहब पगारा के थे, या मतलब कोई ऐसे ही वो, या कुछ जो अलहदा कुछ मेंबर थे उस ज़माने में जीत के आए, तो उनको कुछ शायद पीपल्स पार्टी वाले वोटों की भी ज़रूरत थी। तो फिर मुझे अब्दुल्ला शाह ने बुलाया,
मुझे कहा कि यार वो डॉक्टर साहब आप मुझे हुक्म करें, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए, आप जो हुक्म करें, नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए बताएं। मैंने कहा सही मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोला यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक आध वोट निकल गया तो मुझे बड़ा मसला होगा। मैंने बोला सही आप देख लें, बाकी दूसरों को देख लें, आप मेरी फ़िक्र नहीं करें। खैर वो वोटिंग हो गई। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या बता रहा हूँ। वोटिंग हमारा उस ज़माने में हमारा घर होता था मेफेयर सेंटर यहाँ सदर में, तो ये लाइन नंबर वगैरह हुआ करते थे। हमने वोट दे दिया। वोट देने के बाद फिर हम नए नए, आपको पता है कि हाउस जॉब करके नए नए वहाँ से सारे दोस्त, किन दोस्तों ने कहा कि ये आपके ख्यालात कामरेडों वाले थे? हाँ ऐसे ही, मतलब मैं वोट देकर फिर हम गए घर पे गए। वहाँ पर रात को किसी ने कहा कि ये हमारी असेंबली के पीछे जो है ये फोर्ड स्ट्रीट, क्या कहते हैं उसको, बंस रोड वाले? बंस रोड पे हम गए। तो वहाँ पर हम पहले ही स्टूडेंट के ज़माने में बैठे रहते थे, तो वहाँ जाकर हम कोई 9 बजे 9-10 बजे हम वो गए। तो वहाँ पर हम बैठे रहे, 9-10-11-12 बज गए। दूसरे दोस्त आ रहे थे, तो 12-1 बजे जब हम वापस आए वहाँ पर घर पे, मेरा भाई भी था साथ और दोस्त भी साथ थे, वो तो चले गए। हम आए अपने फ्लैट पे, तो मुझे ये कहा कि वो अब्दुल्ला शाह का जो है कम से कम 20-25 मरतबा टेलीफोन आए। घर पे आए थे? हाँ, मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने बोला ये अब्दुल्ला शाह साहब पहले भी ये कह रहे थे कि वोट जो है आगे पीछे हो जाएगा, खुदा रहम करे, मैंने तो सही वोट दिए, अगर किसी ने आगे पीछे कर दिया मैं तो शक मुझ पे जाएगा। हाँ, मैं तो, आपको पता है कि वो तो फिर मैंने उधर पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा कि वो पता पड़ा कि सीएम हाउस से एक उनके पीएस भी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि वो अब्दुल्ला शाह कह रहा है जब तक डॉक्टर सोहराब से मैं नहीं मिलूँगा तब तक नहीं सूंगा। मैं और डरने लगा। मैंने बोला यार पता नहीं क्या होगा। तो मैंने भाई को बोला यार तुम मेरे साथ चलो, तो खुदा न खास्ता कोई बात हो तो अब पीछे वालों को बता दो कि मेरे साथ ये मसला हो गया। बताना कि यार ये सिलसिला हो गया है, अब मेरे साथ चलो। तो मैं बड़ा मतलब दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। मैंने बोला यार ये पता नहीं, अल्लाह रहम करे, किसी ने कोई शक हो गया। जब मैं अंदर गया अब्दुल्ला शाह, उन्होंने कहा यार डॉक्टर साहब मैं आपको सलूट करता हूँ। मुझे सारा उन्होंने निकाल के दिखाए कि ये तुम बहुत लकी हो। जितने भी हमने पहली दूसरी तीसरी जो भी प्रायोरिटी दी थी, आपके जो ग्रुप में अंदर किसी ने एक इधर उधर वोट नहीं किया। अगर एक भी करता वो हम समझ रहे थे कि आप नहीं देते, लेकिन सब 100% जो है ना वही आपके वोट पड़े। मैं आपसे इसलिए मैं आपको शाबाश देने के लिए, अब मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए। फिर भी कहा कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा मैंने अच्छा तो क्या वज़ारत आपने नहीं मांगी? नहीं मैंने नहीं मांगी। मैंने कहा कि मेरे दो इनाम में अगर वो आप देते, 2-3 मैंने बोला मेरे 3 भाई हैं, उनको अब जब आपको मौका मिले तो आप जो है वो जॉब दे देना। उस ज़माने में जॉब्स ऐसे ही होती थी। तो उसी वक्त उसने, तो मेरा डॉक्टर था डॉक्टर ज़फ़र, उसने मेरे ख्याल में आलमानी साहब उस ज़माने में थे सेक्रेटरी हेल्थ, मुझे जहाँ तक याद आता है। उसी ज़माने में उन्होंने उनको बोला सुबह 7 बजे आकर इनका ऑर्डर आप वहाँ से ले लें सेक्रेटरीट से, सेक्रेटरी हेल्थ से। दूसरे भाइयों का उन्होंने वो भी मतलब वो जो 2-4-5 जो काम किए ना, देन एंड देयर हो गए, कोई मतलब एक भी काम नहीं रहा। और उसके बाद तो बड़ा मतलब एक तरह से चीफ मिनिस्टर साहब के पास मैं जाता था तो वो इतना उनका ट्रस्ट था और मेरी इतनी इज़्ज़त करते थे। और मैं शुरू से, आपको पता है, आप ये समझ के जिस तरह करें कामरेड स्टूडेंट लाइफ में, वो काफ़ी लोगों में MP हॉस्टल में भी रहता था, उधर फ्लैट भी था हमारा, तो मैं बहुत ज़्यादा लोग जो भी आते थे सबके एप्लीकेशन लेकर जाता था। तो अब्दुल्ला शाह ने आखिर में मुझे कहा डॉक्टर साहब आप ख़ुद नोट लगा कर आया करें, इस पे एप्लीकेशन पे मैं साइन कर दूंगा, अगर कोई समझ में नहीं आया तो उसको काट के फिर दूसरा लगाऊंगा, नोट आप लगा कर आए। यहाँ तक मैं ख़ुद नोट लगा कर जाता था, अब्दुल्ला शाह खुद उस पर साइन करते थे। तो अब्दुल्ला शाह वाज अ ग्रेट मैन, सखी मर्द थे। तो इसको क्या हुआ, मुराद अली शाह को क्या हुआ? ये भी अच्छा है और ये भी मेरी बहुत इज़्ज़त करता है। मुराद अली शाह वालिद साहब की वजह से बहुत मेरी इज़्ज़त करता है। वो मैं आपको बताऊं, एक मरतबा जर्मनी से उसने मुझे कॉल की, मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैंने आपको रिकमेंड किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, सूबे के जनरल सेक्रेटरी के लिए। ये किसने कहा? अब्दुल्ला शाह ने। अब्दुल्ला शाह। हाँ, पहले मुझे कहा कि वो ये
मुज़फ़्फ़र शुजरा के भाई हैं, और मुज़फ़्फ़र शुजरा वो दुबई में रहते, तो उन्होंने कहा कि आपको वो टेलीफोन आएगा अब्दुल्ला शाह का, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप को जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे पूरे सूबे का, पीपल्स पार्टी का, तो आप मैं आपकी ज़िम्मेवारी उठा रहा हूँ। मैंने बोला सही, आप मेरी ज़िम्मेवारी उठा लें, कोई मसला नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। तो मतलब अब्दुल्ला शाह ने इतनी नौकरियां दी और इतना काम किया उस ज़माने में, आपको पता है कि आसान भी था। एक मैं आपको छोटा सा वाक़या बताऊं, आगा फ़िरोज़ एक फ़ोटोग्राफ़र हुआ करता था, आप अगर जानते फिरोज हैं, मशहूर फोटोग्राफर थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो मैं गया तो उसने कहा कि यार सोहराब खान आप जा रहे हैं, मैंने पीपल्स पार्टी के अब्दुल्ला शाह के पास जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लिए मैं हमेशा काम किया, मेहरबानी करके मेरे प्लाट दे रहे थे उस ज़माने में कोई मेरे ख्याल में 300 या 400 गज़ के, सबको जो जिस तरह ये प्लाट होते हैं। तो मैंने गया उसके पास, अब्दुल्ला शाह के पास, मैंने बोला सही ये आगा फ़िरोज़ है, इसने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए दिए और इसको प्लाट चाहिए। उसी वक्त उसने लिख के दिया, अलाउड। जब बाहर निकला तो यार उसने कहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, आगा फ़िरोज़ की आंखों में आंसू आ गए, सही हो गया। मैंने बोला आपका हो गया प्लाट, मेरे पास अभी एक तो इसके चालान भरने के भी पैसे नहीं हैं और घर भी बनाऊंगा, आप यूँ करें अब्दुल्ला शाह को बोलें कि 1 या 2 और प्लाट दे ताकि वो बेच के मैं अपना घर बनाऊं। फिर अंदर चला गया मैं उसके पास, मैं अंदर गया, मैंने बोला सही वो गरीब आदमी, वो तो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आपने प्लाट दिया, मैं तो इसका चालान भी नहीं भर सकता हूँ। मुझे सही याद नहीं है, मेरे ख्याल में 1 या 2 और प्लाट उसने अब्दुल्ला शाह ने लिख के दिए, भाई इसको दें। वो जब तक ज़िंदा था, आगा फ़िरोज़ जब तक ज़िंदा था सबसे पैसे लेता था, खर्ची, आपको पता है फ़ोटोग्राफ़र बेचारे, मेरे से उसने मैं दे देता था, वापस कर देता था, जहाँ देखता था फ़ोटो बना के मुझे वहाँ पहुँचाता था। और जब भी यहाँ पर कराची में या इवन लाड़काना में वो पूरी वो लगाता था फ़ोटोओं की नुमाइशें लगाता था। और मैं ईमानदारी की बात बताऊँ आपको, जब भी मैं उस नुमाइश में मुझे हमेशा बुलाता था, जब भी मैं जाता था तो जब मुझे देखता था उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो अब्दुल्ला शाह तो बड़ा सखी आदमी था, आप किसी के लिए भी उनको कहें, हालात भी ऐसे थे, ये भी ऐसा ही है, ये भी मेरे लिए जो है ना, मैं इसको जिसके लिए भी कोई काम कहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपसे बातें हो रही थी माजी की, आप बता रहे हैं कि अब्दुल्ला शाह साहब आप पे बहुत मेहरबान थे। अच्छा ये बताएं कि बीबी ने कभी आपको बुला के किसी पे कोई कोई दस्ते शफ़क़त रखा, कोई चीज़ आपको कहा कि क्या चाहिए डॉक्टर साहब हुक्म करें हमारे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने मुझे वहाँ पर इस्लामाबाद में बुलाया, वहाँ पर मुझे गैस का इफ्तिताह हुआ था उधर ठुल के अंदर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का मैं एक छोटा सा आपको वाक़या बताऊँ तो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब 9 डेरों में बैठी हुई थी, लाइन लगी हुई थी लोगों की, नौकरियों के लिए एप्लीकेशन दे रहे थे लोग। मैं MPA था, अब्दुल्ला शाह उनके साइड में बैठे हुए थे, जैसे लाइन लगी हुई थी मैं भी लाइन में लग गया, लाइन में खड़े हो गए? लाइन में खड़े, अब बिलीव करें, मैं लाइन में खड़ा हो गया। तो काफ़ी पीछे लाइन थी, आगे लाइन जब आगे लाइन आई, अब्दुल्ला शाह ने देखा यार MPA लाइन में खड़ा हुआ है, तो उसने कहा कि ये मोहतरमा को कहा, ये डॉक्टर सोहराब MPA, पापा हिरिया इधर आओ, इधर आओ, आप इधर कैसे खड़े हो? मैंने कहा कि पता नहीं, वैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से आज मुलाकात हो नहीं हो, मुझे ठुल के लिए गैस चाहिए, उसकी एप्लीकेशन है। तो बोला ये फिर आपने लाइन में, मैंने बोला लाइन में मैं MPA तो हूँ, लेकिन मैं अवाम भी तो हूँ, और अपने गाँव के लोगों के लिए, ठुल शहर के लोगों के लिए अगर लाइन में लग कर मुझे अगर गैस मिलता है तो ये मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं है। आप यकीन करें उसी वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब बड़ा अप्रिशिएट किया, बोला इस तरह होती है सियासत और इस तरह लोगों की खिदमत होती है। ये हमारे MPA तो साहब कहा नहीं आपको कि आप क्यों लाइन में खड़े हो? नहीं बुलाया, फिर इज़्ज़त दी, फिर वो कहा कि कुर्सी लेकर आए, अब्दुल्ला शाह के पास बिठाया, बड़ी इज़्ज़त की। उस ज़माने में मैं नया MPA बना था, तो वो मोहतरमा से होती थी मुलाकातें, तो होती थी शायद, वो उन्होंने फिर अब्दुल्ला शाह ने उनको बोला कि ये हमारे MPA पर मुझे बिठाया, बोला मुझे आप उधर से लाइन में क्यों? मैंने कहा कि लोगों का काम है,
अगर लाइन में लग के भी अगर हो जाए तो अच्छी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो गैस आ गई ठुल में। अभी पूरे तालके के अंदर पता नहीं कितने लोग गाँवों के अंदर वो अब उस ठुल की वजह से पूरी फैल गई। फिर मीर हज़ार खान बिजरानी मिनिस्टर बने, MNA बने, उन्होंने स्कीमें दी, एक पूरे स्ट्रीम लाइन में आई, तो पूरे तालके के अंदर माशाल्लाह फैल गई अप टू माई विलेज, और जितने भी गाँव हैं सैकड़ों की तादाद में। सर आपने मीर हज़ार खान बिजरानी साहब का नाम लिया तो वो बहुत कदावर शख्सियत थे। बहुत। आप कैसे उनको आप मीर हज़ार खान बिजरानी साहब के बारे में क्या बता सकते हैं कि आपने कैसे देखा उनको? देखें, मैं तो ये कहता हूँ फ़ख्र की बात है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने वालिद साहब, मैं मीर हज़ार खान बिजरानी साहब हमारे बचपन से मतलब उनको हम देखते थे। वो बचपन से, आपको पता है कि वो 70s में भी वो मिनिस्टर बने। मेरा उनसे मेरे 3 इलेक्शन उनके मैंने पैनल में कॉन्टेस्ट किए, पैनल के अंदर। मीर हज़ार खान बिजरानी बहुत ही अजीम इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने एक मज़ामती, आप यूँ समझें, उन्होंने पॉलिटिक्स की पूरी, उन्होंने मुझे पूरी अपनी हिस्ट्री बताई, क्योंकि बहुत करीबी उनसे ताल्लुक़ था मेरे ख़्याल में। जिस तरह शब्बीर अली ख़ान से वो प्यार करते हैं अपने बेटों से, तो मेरे साथ भी उनका ऐसा ही रवैया हुआ करता था। 2002 में मैंने उनके इलेक्शन उनके साथ लड़ा। 2008 में मुझे CM हाउस में बुला के कहा गया कि यहाँ से सदरुद्दीन शाह लड़ेंगे कौमी असम्बली की सीट, वो हम आपको पैनल में दें, ये दें, वो दें। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने कहा कि मैं काफ लीग में ज्वाइन नहीं करूँगा। बहुत सारे मुझे कैंडिडेट बताए गए, मैंने बोला मैं मीर हज़ार खान बिजरानी की हिमायत करूँगा, वो मेरी हिमायत करेंगे। क्या मीर हज़ार खान बिजरानी साहब ने आपको बताया कि 1987 में उन्होंने पीपल्स पार्टी सूबाई सदरत से क्यों इस्तीफ़ा दिया था? पूछा था आपने? बिल्कुल मैंने पूछा था। मीर हज़ार खान बिजरानी अगर 1987 में सदारत से इस्तीफ़ा नहीं देते तो चीफ़ मिनिस्टर बन जाते, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते। ये तो अल्लाह के फ़ैसले। लेकिन उन्होंने मुझे मजबूरियाँ बताईं, जिस तरह मैंने आपको मजबूरियाँ बताईं, तो उनकी भी कुछ ऐसी मजबूरियाँ थीं, उनकी बिना पर उन्होंने मतलब इस्तीफ़ा दिया। बाकी उनके 2002 का इलेक्शन उनके साथ मैंने लड़ा, 2008 का मैंने उनके साथ लड़ा, फिर 2013 में ख़ुद नहीं लड़े, शब्बीर अली ख़ान को लड़ाया कौमी असम्बली पे। उस ज़माने में भी मैं उनके ही पैनल में था, तो मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा ट्रस्ट था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और बड़ी उन्होंने मेरी उनसे जब भी हल्के में आते थे मेरे ख़ास तौर पर, तो वो मुझे टेलीफ़ोन करते थे कि आप यहाँ पर पहुँचें। और बड़ा सीधे साधे आदमी, कोई ना ही प्रोटोकॉल, नहीं ज़्यादा गनमैन। अभी तो लोग उठाते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नहीं होता था। एक गाड़ी होती थी, फिर एक गाड़ी हमारी होती थी पूरा इलाके में। हम सारी इलेक्शनें हमने तकरीबन एंटी एस्टेब्लिशमेंट लड़ी। 2008 में भी मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी के लिए हालात बहुत बुरे थे। 2008 में मीर हज़ार खान की मैंने हिमायत की। मेरे जिस तरह 93 में मेरे साथ कोई पैनल नहीं था, विदाउट पैनल था, मैंने आपको पहले बताया। तो मैंने 2008 में भी मीर हज़ार खान बिजरानी की मैंने हिमायत की। और उसके बाद 13 में फिर जब ये कालादम हो गया, इलेक्शन में जीता था, फिर वो आपको पता है पूरा हिस्ट्री, आपने भी सारा कवर किया होगा। तो 2009 में फिर मैं वापस पीपल्स पार्टी में आ गया। तो 13 में फिर ऐसे हालात पैदा हुए, मेरे भाई भी सरदार जुल्फ़िकार खान भी वो छोड़ के चले गए। वन टू वन मेरे सामने खड़ा किया गया। उनको किसने मजबूर किया कि वो भाई के सामने जो इलेक्शन लड़े? बस मेरे ख्याल में मैं तो मजबूर तो नहीं कह सकते हैं, शायद उसने ये सोचा कि खोसोज और हम मिल जाएंगे तो आराम से मैं जीत जाऊंगा। तो उस वक्त जब ये सूरत हाल थी तो मुझे बुलाया। उस ज़माने में मीर हज़ार ख़ान थे, अद्दी फ़रैल टालपुर के पास एजाज़ खान जखरानी साहब भी थे, अद्दी भी थी। तो उन्होंने मीर हज़ार ख़ान से पूछा, बताएं आप उधर से सीनियर हैं, अभी क्या सूरत हाल बनेगी वहाँ पर। बेसिकली वहाँ पर ये जो सीट है आम तौर पर यहाँ से इलेक्ट होते आ रहे हैं 1936 से 7 मरतबा, 7, 8, 9, 10, 11 मरतबा मतलब सरकी हुए हैं वहाँ से, मैं और मेरे दादा नाना वाले साहब। और एक मरतबा मीर हज़ार ख़ान वालों का
हल्का आया था 2 मरतबा बल्कि 70 में और 77 में बेजारा नहीं हुए। उस ज़माने में ठुल का जो हिस्सा है, जो हमारा मेरा हल्का है, वो भी करमपुर के साथ था। 2 मरतबा वो, गालबन 4 मरतबा वो जो हैं अपना खोसोज हुए हैं। 2 मरतबा मीर हसन खान हुआ है। डॉक्टर साहब आपके 3 हल्के डॉक्टर साहब आपके हल्के में सुना है कि वहाँ पर ख़रीद फरोख्त का अमल बड़ा होता है। वहाँ पर छोटे छोटे जो सरदार हैं मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के, वो पैसे लेते हैं। कभी जो है ना आपसे मांगा, अगर आपने फ़र्ज़ के 10 रुपये दिए, दूसरे ने 15 रुपये दे दिए, तो फिर आप वाले पैसे आपको वापस करेंगे दूसरे के। ये बात सही है? असल में बात यह है कि मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा सीधा साधा रहा हूँ। नहीं, खुल के बताएं ना। खुल के बताता हूँ, मैं सीधा साधा रहा हूँ। ये सारी डीलिंग, इसमें कोई शक नहीं है, सियासत के अंदर होती है। लेकिन ये मेरे बड़े भाई है इमदाद खान, वही ज़्यादातर इन मामलात को बहुत सारी चीज़ों का मुझे पता नहीं होता है। वो जब सरदार जुल्फ़िकार खान के साथ इलेक्शन हुई तो वो डील करता था, फिर पहले भी वही या सरदार जुल्फ़िकार खान करते हैं। बाकी इसमें कोई शक नहीं है। एक बार ये इस तरह की सूरत हाल है। ये अब मुगेरी साहब, ये मेरे ख्याल में मेरे हल्के में नहीं, काफ़ी हल्कों में हो गया है। 2007-8 की बात है कि मैं ठुल आया था वहाँ पर। जी जी। तो खोसो साहब से, मीर हसन खोसो साहब से हमारी मीटिंग थी। चलते हुए मीटिंग में उसको फ़ोन आया कि वो जो फ़िलहाल सरदार है, छोटा ज़मींदार है, हाँ उसने जो है वो कमिटमेंट तोड़ दी और आपके लिए कहा कि उसकी तरफ चला गया है। तो एकदम से उन्होंने कहा कि यार मेरे पैसे डूब रहे हैं, मैंने पैसे दिए, उधर चला गया। तो हमने पूछा यहाँ ऐसे हो रहा है क्या? ऐसे होता है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसे होता है? ऐसा होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि जेकबाबाद को बहुत ज़्यादा फंड्स दिए गए हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट, MNSH प्रोग्राम भी वहाँ पर प्रोजेक्ट भी हुआ जो पानी और सीवरेज के लिए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। तो इसकी नाकामी किसके सरे हम डालते हैं, मुंतखब नुमाइंदों, अफसरान या हुकूमत? सर बात यह है कि आप जब मिसाल के तौर पर एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट दें, अब आपने मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जिम्स दे दिया, जेकाबाद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है। अब आपने इंस्टीट्यूट दे दिया, आप उस पर पैसे नहीं रखेंगे, एक पैसा भी नहीं रखेंगे या कम पैसे रखेंगे, वो इंस्टीट्यूट चलेगा? नहीं चलेगा। ये इस्लामाबाद के बाद मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो है वाटर सप्लाई की स्कीम वो जेकाबाद की है, जो मुझे नॉलेज में है। वो वहाँ से आती है, आपको पता है कि वो बेगारी से आगे जो है वो खीर तर पता नहीं कहाँ से वो इतनी किलोमीटर दूर आती है। लेकिन उस पर अलहदा कोई मतलब इतना जितना खर्चा होना चाहिए वो फंड्स नहीं रखे जाते हैं। तो आम तौर पर मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ठुल से है, ज़्यादातर आप मुझे ठुल से अगर पूछेंगे तो मैं बताऊँगा, मुझे इतना इसका पता नहीं है। डॉक्टर साहब मैंने इस पे पूरी वर्किंग की, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट, अरबों रुपए। उसकी हालत ये थी कि 100 गाड़ियाँ कचरे उठाने की खरीदी गई और उनके ड्राइवर नहीं थे। गाड़ियाँ खड़े खड़े ख़राब हो गई। बिल्कुल। ये मिस प्लानिंग का जिम्मेवार कौन है? ये USAID वालों ने गाड़ियाँ दी थी और ये सिंध गवर्नमेंट को दी थी। और उसमें मुझे याद है कि अब्बास खान जखरानी हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ ड्राइवर वगैरह भी उठाए थे। फिर मैं खुद ये जो PNG में इनकी मीटिंग होती थी, मैं और मुमताज़ खान भी उसके ऊपर मेंबर बने। हमने कहा कि भाई अगर जेकाबाद में इतनी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं तो फिर गड़ी करो और ठुल को भी कुछ दे दें। ये भी म्यूनसिपल कमेटीज़, टाउन कमेटीज़ हैं, तो कुछ उनको भी दी। लेकिन ये है कि वो यही था कि वो बता ये रहे थे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम इन ड्राइवर रखें, ड्राइवर हमारे पास हैं नहीं, इस वजह से वो गाड़ियों क्यों खरीदी अगर ड्राइवर रखने का इख्तियार नहीं? ये मेरे ख्याल में इन्होंने खुद नहीं खरीदी थी, इनको USAID वालों ने ख़रीद कर दी थी कि आप इसको अपना शहर की सफाई के लिए इनको इस्तेमाल करें। वो गाड़ियाँ अब कहाँ हैं? गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ जो हैं वो खड़ी हुई हैं म्यूनसिपल जेकाबाद में। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने सुना भी है, देख भी रहे हैं कि जेकबाबाद में इतने फंड्स दिए गए, इतने पैसे दिए गए, लेकिन हमें कोई काम नज़र तो नहीं आ रहा। कई बार हमने देखा कि नैब ने कार्रवाइयाँ की हैं सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़, अफसरान के ख़िलाफ़, ठेकेदारों के ख़िलाफ़। तो ये सारे पैसे क्या कहाँ गए? देखें मुगेर साहब, बात यह है कि मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे हलके के अंदर मैं जब से मैं सियासत में आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी काम मेरे हलके के अंदर हुए
तो मैंने उनको बिल्कुल मॉनिटर भी किया है और पाए तकमील तक भी पहुंचाया। और किन किन जगहों पर मैं आपको बताऊं कि वो काम कभी ठेकेदार नहीं करते हैं, जब नेब नोटिस लेती है तो बड़ी स्पीड से वो काम होता है। तो ये भी होता है और उसे मैं ये समझता हूँ हमें फ़ायदा भी होता है। अब ये तो मेरे ख्याल में वही बता सकते हैं जब इतना बताते हैं आप। एक तो आपने इतना बदनाम किया हुआ है जैकाबाद को कि वहाँ पर जितने भी फंड जाते हैं खुदा न खास्ता वो कोई कुएं में चले जाते हैं, लेकिन आपने किसी आदमी एक को भी सज़ा नहीं दी। अगर बशमूल मैं अपने लिए मैं कहता हूँ कि बशमूल अगर खुदा न खास्ता मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, एमपीए भी रहा हूँ, अगर बशमूल मैंने भी कोई अगर गलत काम किया है तो कोई इस तरह आपकी पकड़ भी होनी चाहिए, यही चाहते हैं आप? हाँ, पकड़ होनी चाहिए ना। अगर मैंने भी गलत काम किया है तो मेरी भी पकड़ होनी चाहिए। और एक मरतबा किसी को सज़ा मिलेगी तो फिर वो लोग डरेंगे भी। बाकी ये है कि ये तो कहानियाँ तो मैं भी सुनता हूँ कि भाई ये जो है कोई 30-40 करोड़ का रोड है, वहाँ पर 2 पत्थर की गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बाकी कोई काम नहीं है। पता चलता है कि इंक्वायरी हो रही है, ये मालूम होता है कि पता नहीं किसी को कोई फांसी हो जाएगी, क्या होगा, फिर आगे चल के फिर वो सारा मामला ख़त्म हो जाता है। ये तो ये मैं पर्टिकुलर जैकाबाद की बात नहीं करता हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ। तो ये जितने भी इदारा जो भी है, नेब है, FIA या एंटी करप्शन है, ये कम से कम जो है इस तरह के या फिर किसी को बदनाम ना करें। अगर करते हैं तो कम से कम आप उसको पाए तकमील तक तो पहुँचाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ही के हल्के में एक अफसर हुए रिटायर, उनके एक बेटे ठेकेदार हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं थे, 15-20 साल पहले कुछ भी नहीं थे, वो अरबपति बन गए। ये बात सही है? नहीं, मैं अब मुझे पता नहीं अरबपति बने, लेकिन ये है कि वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। बाकी ये इस पे मैं कोई वो अभी सियासत के लिए तैयार हो रहे हैं, शायद आप वाली सीट पे जो नेक्स्ट इलेक्शन में आपसे मुकाबला भी करें। इतना पैसा आ गया है उनके पास? देखें मुगेरी साहब, बात यह है कि एक तो मैं डेमोक्रेटिक हूँ, एक सबका फंडामेंटल राइट है, उसमें किसी को मैं मना नहीं कर सकता हूँ। आपको पता है कि मेरे सबसे अगर वालिद साहब के बाद अगर कोई किसी के लिए मेरे दिल में या मेरे लिए इज़्ज़त है तो मेरे भाई के लिए थी, सरदार जुल्फ़िकार खान सर की। जब पार्टी ने कहा, बीच में बात रह गई, मैं आपको कह रहा था बात दूसरी तरफ चली गई, तो ये सब एक खोसो सर की एक तरफ हो गए। तो मीर अज़हर ख़ान से अद्दी ने पूछा कि आप बताएं कि यहाँ पर अभी कौन कॉन्टेस्ट करेगा। मैंने कहा कि आप शबीर अली बिजानी को खड़ा कर दें। उस ज़माने में शबीर अली बिजानी MNA पे अभी नहीं आया था, कोई पता नहीं था। मैंने कहा कि या एजाज़ खान को कहें अपना कोई भाई वगैरह खड़ा कर दे, या ख़ुद मीर अज़हर ख़ान 2 सीटों पे खड़ा हो जाए, या मीर एजाज़ खान खड़ा हो जाए। अदी और हम सब के बीच में ये बात हो रही थी। तो मीर अज़हर ख़ान ने कहा कि एक ही आदमी है यहाँ पर इस सूरत हाल में, वो डॉक्टर सोहराब है, जो मतलब इलेक्शन यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर सकता है। अब मेरे हलके की जो पोजीशन है वो ये है कि वहाँ पर सरकीज़ हैं, उनका अपना एक अच्छा पुराना, आप भी देख रहे हैं 18 सदी से चल रहे हैं, खोसोस भी इसी तरह चल रहे हैं, और बिजारानियों का भी वहाँ पर असर है, जखरानी साहब वालों का भी असर है। मेरा हलका ऐसा है मुगेरी साहब, जहाँ से अब आज की तारीख में मैं जहाँ पर आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो वहाँ से 2 MNA और 3 MP हैं, 5 नुमाइंदगी करते हैं ठुल की। इतना बड़ा तालका है इस वक्त पूरे सिंध में, सबसे बड़े में बड़ा तालका अब भी, क्योंकि कुछ एरियाज़ जो है मीर अज़हर ख़ान बिजरानी साहब लेकर गए थे तंगवानी तालका के अंदर, लेकिन स्टिल सबसे बड़ा तालका है वही है। हाँ वो ये। तो मीर अज़हर ख़ान ने अदी को कहा कि यही आदमी है, हम इलेक्शन कौमी और सूबाई की इलेक्शन इंशाल्लाह यही लड़ सकता है, और इसी को खड़ा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने आपने कहा कि भाई आपने वो पार्टी छोड़ी, लेकिन मैंने अपने मतलब एक बाप के जगह अपने भाई का मुकाबला किया और 7,500 की लीड से जीता, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MNA भी जीती, MPA भी जीती, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके बाद फिर 13 का इलेक्शन हमने जीता, 18 का जीता, 24 का जीत के अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने में बैठा हूँ। अब ये है कि जब भाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है तो हर किसी को राइट है, आए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, आगे अल्लाह मालिक है। डॉक्टर साहब, 1993 से लेकर 2024 तक 7 मरतबा आप अनबीटेबल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी क्या चीज़ है कि आप जीत जाते हैं?
मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आदमी की जो है ना वो नीयत जो है ना लोगों के साथ अपने काम के साथ वो नीयत साफ़ होनी चाहिए, नेक नियति के साथ काम करे। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो है ना एक तो अल्लाह की तरफ से गैबी मदद और वालदेन या मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है, उनकी दुआएं और पार्टी का भी बड़ा ट्रस्ट। मैं 5 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से कॉन्टेस्ट किया है, 5 मरतबा टिकट मिला है, 5 मरतबा पीपल्स पार्टी को सीट जितवा के दिए। और 93 में तो ऐसी हालात पैदा हुए, मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर मतलब क़यादत को ये कहना पड़ा कि हमारे जो नेशनल असेंबली के उम्मीदवार हैं आप उनकी मदद करें। तो मैंने 93 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA की मदद की। 2008 में जब मैं पीपल्स पार्टी में इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, 2008 में भी मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA की मदद की। MNA मैं तो खुद इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट किए, लेकिन मैंने किसी और के साथ पैनल नहीं 93 में बनाया, नहीं 2008 में बनाया। जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो कौमी असम्बली के कॉन्टेस्ट कर रहे थे, इधर से बाबुल खान जखरानी था उस ज़माने में 93 लेकिन में। 5 बार पीपल्स पार्टी की टिकट पे जीते, 2 बार आज़ाद, 2 7 बार आप अनबीटेबल रहे हैं। आलम लेकिन आपको कैबिनेट में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? जो जुमा 8 दिन हो गए, ये वो सारे हम वजारतों पे बैठे हुए हैं। ये तो क़यादत ही बता सकती है, मैं तो इस ये पे नाइंसाफ़ी नहीं है आपके साथ? बस क़यादत ज़्यादा बेहतर समझती है, वो ज़्यादा बेहतर उनका एक बाकी ये है कि मैं लोग पूछते भी हैं। ख्वाहिश तो है ना? हाँ बिल्कुल, ख्वाहिश क्यों नहीं है, मैं सियासत करता हूँ। मैं एक मरतबा निसार खोड़ो में जब प्रेसिडेंट था तो निसार खोड़ो को किसी ने कहा, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, निसार खोड़ो को कहा कि भाई ये डॉक्टर सोहराब जिस तेज़ी से चल रहा है तो ये तो आगे चल के सिंध का सदर बनेगा। तो निसार खोड़ो ने मुझे कहा ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सही, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं सियासत कर रहा हूँ, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप जब तक हैं हम क्यों नहीं रहें। बाकी ख्वाहिश तो मेरी भी होगी कि मैं सिंध का पीपल्स पार्टी का सदर बनूँ। अब मैं मुनाफिकी करूँ, कहूँ नहीं सही बस आप ही सदर रहेंगे, पूरी ज़िंदगी आप भी नहीं रहेंगे, पूरी ज़िंदगी मैं भी नहीं रहूँगा। हर आदमी की ख्वाहिश होती है। आदमी सियासत किस लिए करता है? इसलिए करता है कि भाई मैं MPA बनूँ, वज़ीर बनूँ, या चीफ मिनिस्टर बनूँ, या MNA बनूँ, या प्राइम मिनिस्टर बनूँ, या फेडरल मिनिस्टर बनूँ। अब ये कोई ये कहे कि नहीं मैं तो बस भाई ये यहाँ के लिए सियासत कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में वो सही बात नहीं करता है। बाकी ये सारे फैसले पार्टी के होते हैं, पार्टी को डॉक्टर साहब आखिरी सवाल मालूम भी आपसे, है। आखिरी सवाल जी, आपसे ये कि 1997 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली गई, 2008 में 11 सालों के बाद फिर आपको इक़्तिदार मिला पीपल्स पार्टी को, ठीक है। 2008 में जो लोग मुंतखब होके आए थे, हम देख रहे हैं उसकी इकोनॉमिकल पोजीशन ठीक नहीं थी, छोटी छोटी गाड़ियाँ थी, आज लैंड क्रूज़र पता नहीं कौन सी गाड़ियाँ आ गई हैं। ये कौन सा ऐसा कारोबार कर रहे हैं कि अमीर कबीर बन गए? आपने कितना बेनिफिट लिया है इस पूरे से? आपने भी कुछ माल कमाया? माल तो वो शक्ल से ही पता पड़ जाता है जिसने कमाया होता है वो शक्ल से भी, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता पड़ जाता है। बाकी ये है कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। आपने देखा था ना उन दोस्तों को जो 2008 में आए थे, उनकी गाड़ियाँ भी देखी थी, बोला नहीं जा रहे। नहीं मतलब ये है कि मुझे दोस्त हैं, कुलीग हैं, मुझे तो मतलब क्या उस पर मैं तबसा करूं। ये हर चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में ओपन है, ओपन सीक्रेट है। अल्लाह हर चीज़ को जानता है। बाकी ये है कि यहाँ पर तो इसमें कोई शक नहीं है, सिर्फ इसमें सियासत में नहीं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी लोग बड़े तब्दील हुए हैं, बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। अब यह है कि ये जितने भी यहाँ पर इदारे हैं या इवन हुकूमत है, हमारी पार्टी है, उन सब को ये देखना चाहिए कि लोगों के किस तरह काम हो रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई, ये एक मैं आपको बताऊं आपके इस चैनल के हवाले से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़ाती तौर पर मुझे पता है वो किसी और का नाम इस्तेमाल करते हैं, वो ख़ुद वो सारा मतलब गलत काम करते हैं, नाम ऊपर का या बड़ों का लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन लोगों को हम उन पे कंट्रोल करें और इस तरह की बातें नहीं करने दें। बाकी ये है कि हालात तो आपके सामने जो भी हैं वो कोई ढके छुपे नहीं है। बहरहाल मेरा जिनसे करीबी ताल्लुक़ है
वो मेरे तो जितने पुराने दोस्त हैं, जो हम पुराने जितने भी दोस्त हैं, उनमें तो मैं इतनी कोई बड़ी तब्दीली नहीं देख रहा हूँ। अब तब्दीली जो होती है वो किसी के अंदर है भी, वो तो ज़ाहिर हो जाती है, वो खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं, वो छुपती तो नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या ये बात सही है कि आपके दादा सोराब खान सर्की साहब जो 1937 से 1943 वाली असम्बली के मेंबर थे, उनको साईं जीएम सैयद ने कहा था कि पाकिस्तान की हिमायत में जो रेजोल्यूशन हम बना रहे हैं, पेश कर रहे हैं, सिंध के ज़मींदारों को, जागीरदारों को, सरदारों को आप एग्री करें ताकि ये मुल्क बन सके। ये बात सही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जेएम सैयद जब ये रेजोल्यूशन 1943 में लेकर आए, तो आपको पता है कि लोग, अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेंबर सुस्त होते हैं, तो जेएम सैयद ने मेरे दादा सोराब खान को कहा कि आप भी ज़मींदार हैं और आपका भी जैकाबाद से ताल्लुक़ है, उधर से जितने भी मेंबर हैं इनको कन्विंस करें और उनको लेकर आएँ और उनको पाकिस्तान के हक़ में वोट दिलवाएं। उन्होंने बहुत बड़ी लॉबिंग की, ये रेजोल्यूशन पास कराने के लिए जेएम सैयद ने पेश किया, मेरे दादा ने बड़ी लॉबिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान का पास हुआ, जिस पे हम आज भी फ़ख्र करते हैं। तो आपकी फैमिली तो बानियाने पाकिस्तान में हो गई ना? अल्हम्दुलिल्लाह बानियाने पाकिस्तान में, और मैं 1940 में मेरे दादा जो है वो मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर थे। व्यूअर्स, आपने एक सिंध की पुरानी फैमिली जो कोई 4 जनरेशन से असम्बली के मेंबर बनते आ रहे हैं, उनके दादा जो हैं पाकिस्तान बनाने वालों में हैं, जो जब जीएम सैयद साहब ने 1943 की करारदाद पेश की थी, तो सोराब खान सर्की साहब ने लॉबिंग करके कई जो सरदार ज़मींदार थे उनको एग्री किया था। उनके चश्मो चराग जो इस वक्त सिंध असम्बली के मेंबर हैं, वो 7वें बार मुंतखब होके अनबीटेबल हैं। डॉक्टर सोराब सर्की साहब की बातें सुनी है हमने, उनसे तेज़ तरीन सवालात भी किए, मुश्किल सवालात भी किए, कई सवालात उन्होंने हंस के जवाब भी दे दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो आप पॉडकास्ट है आपको पसंद आया होगा, लेकिन अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए कि इस तारीख़ी फैमिली के इस शख्स ने जो बातें की आपको कैसी लगी, और अगर किसी को इससे ज़्यादा कोई चीज़ें हैं कि डॉक्टर साहब की इन बातों से इख्तलाफ भी है, तो ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिए। मैं आपकी राय का मुंतज़र रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपने होस्ट मंसूर मुगेरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।